मैं दीपक चौहान वीडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने यहाँ पे हरियाणा जीके की एक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हम हरियाणा का करंट अफेयर्स, ठीक है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स एंड हरियाणा जो स्टैटिक जीके हैं उन सबको हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स एंड नेशनल जीके की जो है वो भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट की है ये अपने आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स हैं अभी हाल ही में शुरू होने वाले हैं, जैसे कि HSSC जो CET था, CET का मेंस एग्ज़ाम अभी बाकी है, होने वाला है, कभी भी हो सकता है। ऐसे ही सेम हरियाणा CET का जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम भी होने वाला है। और ये जो अपनी टेस्ट सीरीज़ जो है ये चल रही है, जो ये HPSC HSSC की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सीरीज़ है इसको शुरू करने का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हमारे पास काफ़ी बच्चों के या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल या मैसेज वगैरह आए थे कि सर हमारे लिए आप लोग सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। तो हम उन बच्चों की जो तकलीफ़ है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ जो है उसको शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम नेशनल करंट अफेयर्स एंड हरियाणा करंट अफेयर्स जो है इसको हम फर्स्ट पार्ट में, और इसके साथ साथ हम लोग जो है हरियाणा की टेस्ट सीरीज़ जो है उसको भी शुरू करेंगे। हरियाणा टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो हम सीरीज़ के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन जो है पर टेस्ट सीरीज़ के अंदर होगा, और उसके अंदर सभी को थोड़ा टाइम दिया जाएगा, जिसका जैसे कि जो कोई आंसर है उस आंसर को करने के लिए थोड़ा थोड़ा जो टाइम है वो दिया जाएगा। ये जो थोड़ा टाइम दिया जाएगा वो इसलिए दिया जाएगा कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपने दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर मान लो किसी का गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, तो हम किस लिए भाई, हम उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको देंगे, ठीक है। तो अपनी इस सीरीज़ में हमारा जो है भाई आप लोग साथ देना, हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की अपनी जो पहली क्लास है वो जनवरी करंट अफेयर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके की। इसके अंदर हम लोग हैं भाई 10 क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर हम देने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चन नाम के 10 क्वेश्चन हैं, इसके साथ साथ हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन जो है 50 से 60 क्वेश्चन हम इसके साथ कवर करेंगे, जो करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट होगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन सीरीज को अपनी ध्यान से पढ़ना और सुनना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ खास बात, जितने भी क्वेश्चंस अपने हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अपनी भाई नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना, और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन जो हैं भाई वो नए तथ्यों के साथ हैं। तो भाई जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपनी नोटबुक और पेन के साथ अपने जो है भाई नोट करना और सारे क्वेश्चंस को याद करना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है ये साबित होने वाली है अपनी क्लासें। सुनना भाई, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आता है, हरियाणा के किस जिले में शौर्य दिवस समारोह जो है इसका आयोजन किया गया है। देखना भाई, ये जो शौर्य दिवस समारोह की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं भाई अपने पास कि जो पहला ऑप्शन है वो आता है सोनीपत, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है भाई अपना पानीपत, ठीक है। पानीपत के बाद जो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना वो आता है भाई जींद। जींद के साथ साथ अगर हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की तो चौथा ऑप्शन आता है अपना कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो भाई इनमें से हमें बताना है कि अपना जो शौर्य दिवस है वो कौन से जिले के अंदर आयोजित जो है वो हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो समझ के, मतलब इस तरीके से हमें समझ के याद करना है कि हमें ये ना लगे कि भाई हमने क्वेश्चन रटा है, ठीक है।
हमें रट्टे नहीं मारने हैं, हमने क्वेश्चन को समझ के फिर याद करना है, ताकि जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइम अपनी मेमोरी में रहे। ठीक है, तो सूर्य दिवस की बात करते हैं तो भाई ये आता है, इसका संबंध जो है वो 14 जनवरी सन 1761 से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 14 जनवरी सन 1761 को क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था भाई, पानीपत जिले के अंदर। ठीक है भाई, कहाँ पे हुआ था, पानीपत जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपना क्या हो जाएगा भाई, पानीपत। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत जिला। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं पानीपत जिले में 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ, तो हमने इसका जिक्र किया, लेकिन हमने यहाँ पे एक जिक्र छोड़ा है इसका, वो क्या है भाई कि 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हुआ था। तो भाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में तीसरा जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण युद्ध जो है यहाँ पे लड़ा गया था। ठीक है, इस 14 जनवरी 1761 के युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भाई ये युद्ध जो लड़ा गया, ये मराठे और अहमद शाह अब्दाली जो है, इन दोनों के मध्य जो है भाई लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर अब्दाली जो है ये विजयी रहा था, मतलब जीता था, और मराठे जो है वो इस युद्ध के अंदर हारे थे। ठीक है, अब अपने पास इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखना भाई, मराठा शौर्य दिवस की हमने बात की कि मराठा शौर्य दिवस जो है ये कब मनाया गया, 14 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो शौर्य दिवस है या फिर 14 जनवरी का जो संबंध है वो कौन सा है, किससे है, तो भाई सुनना, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 14 जनवरी सन 1761 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ, हमने अभी डिस्कस किया, अहमद शाह अब्दाली और दूसरे पक्ष में जो कौन थे भाई, वो थे मराठे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर कि भाई मराठों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो हम ज्यादातर आंसर में जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं भाई, सदाशिव राव ने किया। ठीक है भाई, किसने किया था, सदाशिव राव ने। लेकिन भाई सदाशिव राव जो थे वो अकेले उन्होंने नेतृत्व नहीं किया, उनके साथ साथ जो नेतृत्व करता थे वो थे महादजी सिंधिया और विश्वास राव। ठीक है भाई, ये दो और कैंडिडेट थे जिन्होंने इस युद्ध के अंदर जो नेतृत्व है वो किया था। और इस युद्ध के अंदर लगभग जो सैनिक मारे गए थे उनकी जो संख्या आती है वो अपने पास कितनी आती है, 30,000 सैनिक जो है इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, याद रखना है भाई। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो पढ़ना है, वो क्या है, इस युद्ध के बाद यहाँ पर काला अम्ब जो है ये एक तीर्थ स्थल जो है वो स्थापित हुआ। ठीक है, काला अम्ब तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना, पानीपत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने क्वेश्चंस हैं देखना भाई, इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक क्वेश्चन के साथ अपने 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं। ठीक है, सुनना, पहला पॉइंट अपना कि मराठा शौर्य दिवस या फिर शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 14 जनवरी को मनाया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी सन 1761 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। दूसरा पॉइंट, मराठों की तरफ से इसका नेतृत्व जो किया वो किसने किया था भाई, सदाशिव राव ने किया। इसके साथ साथ और कौन कौन शामिल थे भाई इसमें, महादजी सिंधिया और विश्वास राव जो है ये इसमें शामिल थे। इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो विजयी कौन रहा था भाई इसके अंदर, अहमद शाह अब्दाली जो है ये इसके अंदर विजयी रहा था, और मराठे जो है भाई ये इस युद्ध के अंदर हारे थे। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसका बनता है कि इस युद्ध में लगभग कितने सैनिक जो है शहीद हुए थे, तो भाई इस युद्ध के अंदर 30,000 के आसपास जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई अपना, काफी बार पूछा गया है कि काला अम्ब तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पर है, तो भाई काला अम्ब तीर्थ स्थल जो है वो आता है अपना पानीपत के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक दो चार फैक्ट हैं जो हमें समझने हैं, वो फैक्ट क्या क्या है सुनना। सबसे पहला फैक्ट कि काला अम्ब जो तीर्थ स्थल है
ये अपना बना, तो भाई इसका नाम सीधा ही काला अम्ब रख दिया, या फिर इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, उसके बारे में अपने पास जो है वो कुछ फैक्ट हमें समझने हैं। देखिए यहाँ पे जो पानीपत की जो ये तीसरी लड़ाई हुई, इसके आसपास के क्षेत्र में एक आम का कोई पेड़ था। वो आम का पेड़ जो है इस युद्ध में मारे गए सैनिकों के खून के कारण वो काला पड़ गया था। ठीक है भाई, जैसे खून होता है लाल होता है, लेकिन खून जमने के बाद काला पड़ जाता है, ऐसे ही वहाँ पे जो पेड़ है वो आम का, वो कैसा हो गया था, काला पड़ गया था। जिसके बाद यहाँ पे एक तीर्थ स्थल बनाया गया जिसका नाम काला अम्ब तीर्थ स्थल जो है वो रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं काला अम्ब की। तो भाई काला अम्ब अपने हरियाणा में दो हैं, एक तो आता है अपना अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और दूसरा जो है हमने अभी उसके बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई, दूसरा कहाँ पे है, पानीपत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह सेम नाम कैसे हम याद करेंगे, तो भाई इसको याद रखने का एक फैक्ट है, सुनना। ये जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अपने इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो काला अम्ब अम्बाला की बात करते हैं, तो यहाँ से भाई एक नदी जो हरियाणा की एक महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम है मारकंडा नदी। ठीक है भाई, कौन सी नदी है, मारकंडा नदी। ये जो मारकंडा नदी है ये अपने हरियाणा में प्रवेश करती है, वो कहाँ से करती है, अम्बाला वाला जो काला अम्ब है वहां से। लेकिन पानीपत का जो काला अम्ब है वहां से क्या रिलेटेड बनेगा भाई, अपना फैक्ट वो ये बनेगा कि पानीपत का जो काला अम्ब है ये पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन अपना इस तरीके से बन जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है, या फिर निम्न में से कौन सा स्थान पानीपत के दूसरे युद्ध से संबंधित है, या फिर निम्न में से कौन सा एक घटना या फिर कौन सा स्थान जो है वो पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित है। इस तरीके से करके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है भाई, तो पानीपत से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो किसका नाम आता है भाई यहाँ पे, काला अम्ब तीर्थ का। ठीक है, और कौन से युद्ध से संबंधित है, तो 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध जो है इससे संबंधित है। ठीक है, अब अपने पास एक फैक्ट और निकल के आया कि जो काला अम्ब में हमने आम के पेड़ का जिक्र किया, वो आम का पेड़ अभी भी हमारे पास है या नहीं है। तो सुनना भाई, ये जो आम का पेड़ है वृद्ध अवस्था में होने के कारण ये सूख गया, और सूखने के बाद इसमें लकड़ी के जो है वो दरवाजे बनवाए गए। ठीक है भाई, इस आम के पेड़ के क्या बनवाए गए थे, दरवाजे बनवाए गए। और दरवाजे भी कितने बनवाए गए थे, तो भाई 2 दरवाजे बनवाए गए। ठीक है, और इन 2 दरवाजों की अगर हम बात करते हैं, तो भाई इन 2 दरवाजों का अगर बनाए गए हैं तो इनका प्रयोग भी कहीं ना कहीं किया गया होगा। तो सुनना भाई, ये जो 2 दरवाजे बनाए गए इनका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, इनको यहाँ पे संग्रहालय के अंदर रखा गया है। ठीक है भाई, कहाँ पे रखा गया है, संग्रहालय में। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं संग्रहालय में रखा गया, तो भाई क्या दोनों को एक ही जगह रखा गया है या फिर अलग अलग स्थान पे रखा गया है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सुनना भाई, ये जो संग्रहालय में रखाया गया है ये एक करनाल संग्रहालय में है, और दूसरा जो है वो कहाँ पे आता है, अपना पानीपत के अंदर आता है। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चंस अपने याद रखने हैं। एक जो दरवाजा है वो कहाँ पे रखा गया अपना भाई, पानीपत संग्रहालय के अंदर, और दूसरा जो है भाई ये कहाँ पे रखा गया, अपना करनाल संग्रहालय के अंदर रखा गया है। ठीक है, याद रखने हैं। जल्दी भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो भाई अपने कमेंट्स जरूर लिखना। दूसरा पॉइंट अपना भाई हम बात करना भूल गए, हमने यहाँ पे जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है हम इसको यहाँ पे समझाने के साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करने का लिंक हम आपको डाल देंगे, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वीडी क्लासेस का, उसके अंदर हम आप लोगों को इन सब की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अपनी जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखना, इसको बीच में छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि एक भी क्लास अगर मिस होगी तो आपका नुकसान ज़्यादा है। ठीक है भाई, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक खसरा व रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खसरा और रूबेला जो है ये एक बीमारी का नाम है। ठीक है, ये मौसम के अनुसार जो है भाई ये फैलती हैं।
तो यहाँ पे खसरा और रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है अपनी हरियाणा सरकार ने रखा है। तो भाई कब तक रखा है, अपने पास ऑप्शन है दिसंबर 2023, दूसरा जो ऑप्शन है दिसंबर 2024 है, तीसरा जो ऑप्शन आता है अपने पास वो जनवरी 2024 है, और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है अपना भाई दिसंबर 2025। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये अपना जो खसरा रूबेला जो मुक्त बनाने का हरियाणा का लक्ष्य रखा गया है, ये कब तक रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट करते हैं, देखना भाई। तो भाई इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो अपना रखा गया है दिसंबर 2023 तक। ठीक है भाई, कब तक रखा गया है, दिसंबर 2023 तक। मतलब अपना जो हरियाणा है इसको लगभग हरियाणा सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 तक खसरा व रूबेला जो है इससे मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं हम करने वाले हैं, देखना क्या होगा भाई। ये जो हरियाणा के जो खसरा और रूबेला मुक्त जो है हरियाणा को बनाने की जो मुहिम है, इसके अंदर क्या होगा कि सभी बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 24 माह तक है, ठीक है, क्या बताया भाई, सभी बच्चे जिनकी उम्र 24 माह, 24 महीने का मतलब 2 साल, ठीक है भाई, कितने वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष है, उनके लिए ये जो खसरा और रूबेला है इसके टीके की 2 खुराक जो है वो दी जाएंगी। ठीक है भाई, खसरा और रूबेला टीके की कितनी खुराक दी जाएंगी, 2 खुराक। और इस बीमारी के संचरण को रोकने के लिए, संचरण का मतलब है भाई फैलने से रोकने के लिए, यहाँ पे 9 माह से लेके 15 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, क्या बताया, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 9 माह से लेके 15 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो खुराक दी जाएगी। ठीक है भाई, याद रखना है। तो ऐसा करने से अपनी हरियाणा सरकार जो है भाई वो क्या कर लेगी, अपने हरियाणा को खसरा और रूबेला से मुक्त बना देगी। ठीक है, और ये जो मुहिम है ये कब तक चलने वाली है, मतलब कब तक अपना हरियाणा जो है ये खसरा और रूबेला मुक्त घोषित हो जाएगा, तो हमने अभी इसके बारे में आंसर किया, दिसंबर 2023 तक अपना हरियाणा जो है ये इनसे मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भाई अपने पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई इसमें आता है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली निहारिका का संबंध हरियाणा में कहाँ से है। अब देखिए इसी क्वेश्चंस में से, इसी क्वेश्चन के अंदर से अपने पास एक नया क्वेश्चन निकल के आया। क्या भाई, हमने अभी क्वेश्चन किया कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो था इसमें हरियाणा राज्य का जो प्रतिनिधित्व किया वो निहारिका नाम की लड़की ने किया, उसका संबंध कहाँ से है, तो भाई अपने हरियाणा में है वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक आएगा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो भाई हरियाणा राज्य का जो प्रतिनिधित्व किया गया वो निहारिका के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, याद रखना। निहारिका की बात करते हैं तो ये एक राष्ट्रपति अवार्डी है, मतलब इनको राष्ट्रपति जो अवार्ड है वो मिला हुआ है। ठीक है भाई, क्या मिला हुआ है, राष्ट्रपति अवार्ड जो है ये इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो भाई याद रखना है। तो अब हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसका संबंध जो है निहारिका का वो हरियाणा में कहाँ से है, तो भाई ऑप्शन है अपने पास सोनीपत, दूसरा है पानीपत, तीसरा है करनाल, और चौथा जो है वो आता है भाई हिसार। ठीक है, तो भाई इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो निहारिका का जो संबंध है वो अपने हरियाणा के सोनीपत जिले से है। ठीक है भाई, याद रखना है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था इसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया गया वो निहारिका के द्वारा किया गया, और निहारिका का जो संबंध है वो हरियाणा में किस जिले से है, तो सोनीपत जिले से है। ठीक है, याद रखना है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सुनना भाई। यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस।
क्वेश्चन बनता है अपना कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए अपने पास एक फैक्ट और निकल के आया कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये फैक्ट निकलता है। तो सुनना भाई, ये मनाया जाता है कि जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भाई लौटे थे कब, 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दूसरा पॉइंट, लौटने के साथ साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व जो है वो किया था। क्या किया था भाई, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने नेतृत्व किया था। और दक्षिण अफ्रीका से ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इस दिन जो सरकार है वो सरकार क्या करती है भाई, जो प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से एक प्रवासी भारतीय पुरस्कार है उसको प्रदान करती है, ठीक है भाई। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में एक पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है प्रवासी भारतीय पुरस्कार, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट होगा कि यह दिवस जो है ये कब से मनाया जाता है अपने हरियाणा के अंदर, ठीक है, या फिर भारत के अंदर। तो भाई पॉइंट आएगा यह दिवस 2003 में लागू हुआ, ठीक है भाई। कब से लागू हुआ ये दिवस जो है मनाना, 2003 में। लेकिन 2015 में इसके अंदर एक संशोधन किया गया था, ठीक है भाई। क्या किया गया था इसके अंदर, एक संशोधन। और संशोधन कब किया जाता है, सुनना भाई। जैसे कि मान लो किसी काम के अंदर कोई भी काम है या फिर कोई भी रूल है या कोई नियम है, उसके अंदर कोई जो एक नियम आता है, जैसे कि कोई भी नियम है और हमें लगता है कि इस नियम के अंदर कुछ चेंजमेंट या बदलाव जो है वो जरूरी है। तो वो जो चेंजमेंट या बदलाव होता है वो एक संशोधन के तहत किया जाता है। मतलब उसको एक तरीके से हम बोलते हैं कि जो उसमें रूल लिखा गया है उसको एक शुद्ध रूप दिया जाता है जिसको हम संशोधन बोलते हैं। तो क्वेश्चन हुआ अपना कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई है ये कब से हुई है। तो भाई ये दिवस कब से मनाया जाने लगा है, तो 2003 से ये दिवस मनाया जाने लगा और इसमें संशोधन जो हुआ वो 2015 में किया गया था, ठीक है, याद रखना है। अब भाई अपने पास एक नया फैक्ट निकल के आया कि क्या यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, ठीक है भाई। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है और काम आने वाला फैक्ट है। जैसे हम पूछ ले कि भाई क्या ये दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, तो भाई सुनना, जब इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में तब ये दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता था, ठीक है। और कब तक मनाया गया, 2015 में इसका संशोधन होने से पहले तक ये जो है प्रति वर्ष मनाया गया। लेकिन जब से 2015 में इसके अंदर संशोधन हुआ है, उस संशोधन होने के बाद से ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है भाई, याद रखना है। क्या बताया कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कितने वर्षों में मनाया जाता है या फिर प्रतिवर्ष मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो भाई ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद मनाया जाता है, लेकिन शुरुआत के समय ये हर वर्ष मनाया जाता था, ठीक है, याद रखना है। देखिए हमने अभी एक फैक्ट बताया निहारिका के बारे में कि ये एक राष्ट्रपति अवार्डी हैं, ठीक है भाई। क्या बताया, ये क्या है, एक राष्ट्रपति अवार्डी हैं, इनको राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट एक और निकलता है कि एक जन सेवा ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट है जिसका नाम है सारथी, ठीक है भाई। क्या नाम बताया, सारथी जन सेवा ट्रस्ट, ठीक है। ये जो सारथी जन सेवा ट्रस्ट है इन्होंने बालिका शिक्षा अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है वो किसकी की गई है भाई, निहारिका के लिए की गई है, ठीक है, याद रखना कि बालिका शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा जो है वो की गई है, किसके लिए की गई, निहारिका के लिए की गई। किसके द्वारा की गई, तो भाई सारथी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की गई है, ठीक है, याद रखना है। ये भाई सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं,
इनको अपनी नोटबुक में लिखना। और मैं भाई बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं इनको हैंड टू हैंड अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर रिटर्न करते रहना, ठीक है, राइट करते रहना। और इनको भी अपने हाथ सहारे भी रखना है इन नोट्सों को। कभी जैसे मान लो लिख लिया और उसके बाद उसको भूल गए रख के कि हाँ भाई हमने कोई नोट्स भी बनाए थे, ठीक है, तो उनको भी लिखना है और अपने पास रखने हैं ताकि हम अपने पेपर के टाइम पे उनको रिवाइज कर सकें और हमने जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें अपना स्कोर जो है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, हरियाणा पर्यटन निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, ठीक है भाई। हरियाणा पर्यटन निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। अपने पास ऑप्शंस हैं, नंबर 1 विपिन शर्मा, नंबर 2 किरण देसाई, ऑप्शन नंबर 3 रविंद्र कुमार, और ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो भाई अरविंद यादव, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो भाई आप लोगों के लिए 2 सेकंड का टाइम है, बताना भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा करने से आप लोगों का फ़ायदा है भाई, ठीक है। ऐसा करने से आप लोगों का फ़ायदा क्या होने वाला है, जैसे मान ले किसी ने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताया और हम यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर ठीक करके बताएंगे तो क्या होगा कि भविष्य में वो कैंडिडेट उस क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो भाई गलत आंसर दो या फिर सही आंसर दो, आशा करते हैं कि सभी लोग सही आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन आंसर जरूर देना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपनी क्लास का कि आंसर सभी को देना है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा अरविंद यादव, ठीक है भाई। किसको बनाया गया है, तो भाई इसका चेयरमैन बनाया गया वो अरविंद यादव को बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ फैक्ट और निकल के आते हैं अपने पास। देखना भाई, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, इंटरनेट का इशू हो गया था थोड़ा सा। ये जो हमने अभी बात की, क्या नाम बताया, अरविंद यादव, ठीक है। अरविंद यादव जो है इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है, रणधीर सिंह गोलन का स्थान जो है इन्होंने लिया है। रणधीर सिंह गोलन जो है इनसे पहले भाई हरियाणा पर्यटन जो निगम है इनके क्या हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो कौन है भाई इसके चेयरमैन, अरविंद यादव जो है वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, याद रखना है पॉइंट को। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 2-3 ऑप्शन और लिए हैं, जैसे कि हमने बात करते हैं विपिन शर्मा। विपिन शर्मा जो है ये हरियाणा लेदर केमिकल्स जो है, क्या बताया भाई, हरियाणा लेदर केमिकल्स जो है इसके क्या है भाई, ये मैनेजर हैं, ठीक है भाई, हरियाणा लेदर केमिकल्स के ये एक मैनेजर हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, क्वेश्चन निकलता है, मान लो अपने से क्वेश्चन ही पूछ ले कि हरियाणा लेदर केमिकल्स जो है इसके मैनेजर कौन है, या फिर इसके अंदर जो हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि किरण देसाई जो है ये कौन है भाई, इसके अंदर हमने बात कर रहे हैं इसके बारे में। किरण देसाई की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार है, ठीक है भाई, कौन है ये, एक अंग्रेजी उपन्यासकार है।
और मूल रूप से ये क्या है भाई, एक भारतीय है। ठीक है, मूल रूप से ये कहाँ की है, भारत की है, लेकिन ये अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। अब देखिए भाई, अंग्रेजी उपन्यासकार है, इससे हम थोड़ा सा फैक्ट, मतलब अंग्रेजी में उपन्यासकार है तो मतलब कुछ ना कुछ हिस्ट्री इसकी कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ी हुई है। ठीक है, सुना, इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, दिल्ली है। मतलब इनका जो जन्म हुआ वो अपने भारत में हुआ, और भारत में भी कहाँ पे हुआ था भाई, दिल्ली के अंदर इनका जन्म हुआ। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो 14 वर्ष की उम्र में ये कहाँ पे चली गई भाई, इंग्लैंड चली गई, और उसके बाद कुछ साल के बाद फिर ये अमेरिका में रहने लगे हैं। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के अंदर से एक पॉइंट निकालना है कि किरण देसाई जो है ये कौन है भाई, ये अंग्रेजी उपन्यासकार हैं और भारतीय मूल की हैं। ये चीज हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, देखिए भाई, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लगे या फिर कुछ भी फैक्ट आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम कमेंट देख के आपका रिप्लाई जरूर देंगे। दूसरा पॉइंट, आपकी जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको, उसका सॉल्यूशन जो है हम आपको देंगे, चाहे वो हम वीडियो बना के दें या फिर पर्सनली व्हाट्सएप से दें या फिर कमेंट में आपका सॉल्यूशन दें, लेकिन आपका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ये कंफर्म है। तो भाई, कोई भी कैंडिडेट अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको हल्के में ना ले, उसको भाई अपने डाउट को तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, याद रखना भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन आया, हरियाणा की जो चौथी पुलिस कमिश्नरी है वो कौन सी है। अब देखिए, चौथी पुलिस कमिश्नरी की बात आई तो भाई एक पॉइंट बना कि अपने हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी जो है वो पहले से है, तभी तो अपने पास चौथी पुलिस कमिश्नरी होगी। ठीक है, तो भाई अब देखना, हमें सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन के साथ साथ हमें 3 पुलिस कमिश्नरी जो है वो भी देखनी है कि भाई कौन सी है। देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन आया फरीदाबाद, दूसरा आया गुरुग्राम, तीसरा आया पंचकुला, चौथा आया सोनीपत। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के अंदर से हमने बताना है कि भाई जो चौथी पुलिस कमिश्नरी हरियाणा की बनी है वो कौन सी बनी है। ठीक है, आप लोगों के लिए 2 सेकंड का टाइम फिर से दे रहा हूँ भाई, जल्दी बताना कि हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है। टाइम समाप्त। देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं सोनीपत जो है, ये अपनी हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी जो है ये बनी है। इसके अलावा 3 ऑप्शन हमने दे रखे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। ये 3 पुलिस कमिश्नरी हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे पास चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है वो कौन सी बनाई गई है, तो आंसर हो जाएगा अपना सोनीपत। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, हम यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को भी भाई सुनना। देखिए, सोनीपत को चौथी पुलिस कमिश्नरी के रूप में भाई जो घोषित किया गया वो कब किया गया, ये क्वेश्चन निकलता है अपने पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। तो भाई, चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत जो है इसको घोषित किया गया 25 दिसंबर 2022 को। ठीक है भाई, कब किया गया, 25 दिसंबर 2022 को घोषित किया गया। ठीक है, तो चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत है जो कि 25 दिसंबर 2022 को घोषणा की गई थी। दूसरा पॉइंट, ये जो सोनीपत है, ये पुलिस कमिश्नरी जो है, इस पुलिस कमिश्नरी का जो पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया वो सतीश बालन को बनाया गया है। ठीक है भाई, किसे बनाया गया, सतीश बालन को बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी पहले हुआ करती थी वो कितनी थी भाई, 3 पुलिस कमिश्नरी थी, लेकिन अब सोनीपत कमिश्नरी बन जाने के बाद से इनकी जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो अपने हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी की संख्या 4 है, और चारों का जब हम जिक्र करते हैं तो पहले एक नाम फरीदाबाद का, दूसरा नाम गुरुग्राम का, तीसरा नाम पंचकुला का, और चौथी जो नवनिर्मित अपनी पुलिस कमिश्नरी है उसका नाम आता है सोनीपत। ठीक है भाई, याद रखना है।
तो भाई अपने इसके अंदर से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं तो सुनना। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी के रूप में किसे बनाया गया तो सोनीपत। कब घोषणा हुई इसकी? 25 दिसंबर 2022 को। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का जो पहला पुलिस कमिश्नर बना वो है सतीश बालन। दूसरा पॉइंट, अपने हरियाणा में सोनीपत से पहले कितनी पुलिस कमिश्नरी थी तो 3 थी। 3 के नाम हमसे पूछ सकते हैं। तो भाई अपने से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से कौन सी पुलिस कमिश्नरी है या फिर नहीं है। तो हमें ये 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। इन 4 के अलावा अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, ठीक है, तो वो हमारी हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी नहीं है, ठीक है भाई। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है। फरमाना मत भाई कमेंट करने में, कमेंट जरूर करना। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के दूरदर्शन केंद्र को हिसार से स्थानांतरित करके कहां पर शिफ्ट किया गया है? तो भाई हरियाणा के दूरदर्शन केंद्र को हिसार से स्थानांतरित करके जो शिफ्ट किया गया वो कहाँ पे किया गया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके अंदर अपने पास ऑप्शंस है पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़ और अंबाला। ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से ही हमें इसका जो आंसर है वो देना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं दूरदर्शन केंद्र की। तो हरियाणा के अंदर भाई दूरदर्शन केंद्र जो है वो कितने हुआ करते थे? ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4। देखना भाई, हरियाणा में जो दूरदर्शन केंद्र थे उनकी संख्या थी 1, ठीक है, और है भी। अब देखिए यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं तो ये एकमात्र दूरदर्शन केंद्र अभी कुछ दिन पहले तक अपना आंसर होता था कि भाई ये कहाँ पे है तो हिसार में है। लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है भाई, यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। और जिस जगह पे शिफ्ट किया गया है उस जगह का नाम आता है भाई अपने पास चंडीगढ़, ठीक है भाई। कहाँ पे शिफ्ट किया गया है इसको? चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है, याद रखना है। अब हम हिसार की बात करते हैं कि भाई हरियाणा में हिसार में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके कहाँ पर ले गए भाई? चंडीगढ़ में ले गए हैं, ठीक है। ये जो हिसार के अंदर जब ये शिफ्ट किया गया था, मतलब ये जो दूरदर्शन केंद्र है इसको हिसार में जब यहाँ पे बनाया गया था या फिर हिसार के अंदर इसको शिफ्ट मतलब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट बनते हैं। उन फैक्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, सुना। देखिए ये जो हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया ये कब किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब ये शिफ्ट किया सॉरी स्थापित किया गया हिसार के अंदर तो उस समय इसका उद्घाटन किसने किया। दूसरा पॉइंट, कि जब ये हिसार में इसका उद्घाटन हुआ तो ये किस व्यक्ति को समर्पित किया गया, ठीक है। इस तरीके से करके अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको नोट जरूर करना है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ये मेरा दावा है, सुना भाई। देखिए यह केंद्र जो दूरदर्शन केंद्र था ये हरियाणा का कैसा था भाई? एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था या दूरदर्शन केंद्र है, ठीक है, याद रखना है। जब तक हिसार में था तब तक हम इसको था बोलते हैं, लेकिन हरियाणा में तो है भाई ये, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसका हिसार के अंदर जब उद्घाटन हुआ कब हुआ भाई? 1 नवंबर 2002 को हुआ, ठीक है भाई। इसका जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ? 1 नवंबर 2002 को। और इसका उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था भाई? उस समय की जो सूचना प्रसारण मंत्री थी जिनका नाम था सुषमा स्वराज, वर्तमान में ये स्वर्गवासी हैं, ठीक है भाई। इनके द्वारा जो है भाई ये सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। और यह दूरदर्शन केंद्र जो है ये चौधरी देवीलाल को समर्पित किया गया, ठीक है भाई। याद रखना कि स्थापना के समय दूरदर्शन केंद्र जो है ये किनको स्थापित किया गया, समर्पित किया गया? तो भाई चौधरी देवीलाल को समर्पित किया गया था, ठीक है। और हिसार के अंदर लगभग इनका जो संचालन रहा इस दूरदर्शन केंद्र का वो 21 वर्ष रहा। उसके बाद 14 जनवरी सन 2023 को इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया,
ठीक है भाई, याद रखना है। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस निकलते हैं इसकी स्थापना को लेके। सुना भाई, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। कहाँ पे हुई भाई? हिसार में हुई। ठीक है। दूसरा पॉइंट, लगभग 21 वर्ष के संचालन के बाद इसे चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया? तो भाई इसको स्थानांतरित किया गया 14 जनवरी सन 2023 को किया गया था। ठीक है। और 14 जनवरी आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था, जो हमारा पहला ही शायद क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने एक दिवस का जिक्र किया था कि 14 जनवरी को एक दिवस मनाया गया। ठीक है। तो भाई वो दिवस कौन सा है, इस दिवस के बारे में आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा सरकार किस माह को पोषण जागृति माह के तौर पर मनाएगी? ठीक है भाई, पोषण जागृति नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि जो पोषण है उस पोषण के बारे में जानकारी देना इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो रहेगा इस माह का। तो भाई कौन सा माह है जिसको हम पोषण जागृति के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं? ठीक है भाई, याद रखना है। तो भाई इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट निकलता है अपने पास कि जो पोषण जागृति माह है ये कौन से माह को मनाया जाएगा। ऑप्शन है अपने पास जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 और अप्रैल 2023। ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना फरवरी 2023। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? फरवरी 2023। क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा सरकार किस माह को पोषण जागृति माह के तौर पर मनाएगी? तो फरवरी 2023। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करके मतलब उल्टा करके यहाँ पे लिख दें तो भाई क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया भी जा सकता है। देखिए क्वेश्चन अपने वही होते हैं, इनको घुमा फिरा के बस इनकी लैंग्वेज का जो फेरबदल है वो यहाँ पे कर देते हैं, जिससे हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अपना इस तरीके से भी बन सकता है कि फरवरी 2023 को हरियाणा सरकार के द्वारा किस रूप में मनाया जाएगा? ठीक है भाई, किस रूप में मनाया जाएगा? तो पॉइंट है अपना, सुनना भाई। तो भाई हरियाणा सरकार इसको किस रूप में मनाएगी? पोषण जागृति माह के रूप में इसको मनाने वाली है। इसके बारे में दो चार फैक्ट हैं, वो सुनना भाई। क्या है कि जो पोषण जागृति माह है इसके तहत क्या होगा कि लोगों को जागृत किया जाएगा। ठीक है भाई, किसके लिए? कि अपने जो शिशु है, शिशु 6 माह तक उनको भी केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाएं। ठीक है भाई, क्या बताया पॉइंट हमने कि जितने भी शिशु हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, उनको 6 महीने तक केवल और केवल जो है वो क्या करना चाहिए भाई? माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। देखिए माँ के दूध की अगर बात करते हैं तो माँ का दूध जो है ये एक संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है एक शिशु के लिए। तो यहाँ तक तो मानते हैं कि यहाँ तक बच्चों को अगर पानी भी ना दें तो भी उसको सारे तत्व जो है वो माँ के दूध से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो 6 माह तक के जो शिशु हैं उनको केवल और केवल क्या करना भाई? माँ का दूध जो है वो पिलाना है। इस तरीके से लोगों को जागृत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो किशोरी लड़कियां हैं, मतलब जो लड़कियां हैं जो शिशु अवस्था से हटके दूसरी अवस्था में मतलब किशोर अवस्था के अंदर प्रवेश करती हैं, तो इनके अंदर खून की कुछ कमी वगैरह जो है वो होने लगती है। तो उनके अंदर खून की कमी न हो इसके लिए उन्हें सुबह का नाश्ता जो है वो जरूर खिलाएं, इसके बारे में जागृत करना है। और उनके जो खान पान संबंधी जो जानकारी है या फिर उनके खान पान संबंधी ध्यान जो है वो परिवारजन रखें, इसके बारे में यहाँ पे ये जो है लोगों को जागृत किया गया है या फिर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, इसमें पहले स्थान पर रोहतक और दूसरे स्थान पर भाई फतेहाबाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, याद रखना है। इसमें हिस्सा लेने वाले में लगभग हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन स्टार्टिंग मतलब शुरुआत जो है वो कहाँ पे, मतलब इसमें जो सबसे पहले नंबर पे और बढ़िया तरीके से योगदान देने वाले में स्थान आता है वो किसका आता है? रोहतक का। और दूसरे स्थान पे नाम अगर हम बात करते हैं तो किसका आएगा भाई? फतेहाबाद का आएगा। ठीक है, याद रखना है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो भाई जरूर कमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
हरियाणा के पंचकुला जिले में बनने वाले ऑक्सी वन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक जिला है जिसका नाम है भाई पंचकुला। ठीक है, पंचकुला के अंदर एक वन स्थापित किया जाएगा जिसे हम ऑक्सी वन या फिर ऑक्सीजन वन के नाम से जानेंगे। ये जो ऑक्सीजन वन या ऑक्सी वन है ये हरियाणा में पंचकुला जिले में किसके नाम से रखा जाएगा? ठीक है भाई, पॉइंट आया अपना, किसके नाम से रखा जाएगा, तो अपना आंसर जो है वो इन चार में से एक होगा। इन चारों में से एक आंसर कौन सा है वो हमें स्टिक आंसर जानना है। सुना है, पहला ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे पंडित जसराज, दूसरा है पंडित लक्ष्मी चंद, तीसरा है भाई अपने पास पंडित भगवत दयाल शर्मा, और चौथा जो है वो है सुषमा स्वराज। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कि ये जो ऑक्सी वन या ऑक्सीजन वन है इसका नाम किसके नाम से रखा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा भाई अपना क्या भाई, पंडित जसराज। ठीक है भाई, याद रखना है पंडित जसराज, ये वही पंडित जसराज है जिनको हम अपने हरियाणा में स्वर सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं? स्वर सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए पंडित जसराज की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पंडित जसराज का संबंध हम बात करते हैं तो भाई ये कहाँ से है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, दूसरा पॉइंट इनके गांव का नाम याद रखना है, तीसरा पॉइंट पंडित जसराज जो है इनको स्वर सम्राट के नाम से जानते हैं, वो चीज़ हमें इसमें याद रखनी है। और भी बहुत सारे फैक्ट जो है वो इसमें निकल के आएंगे, और सारे के सारे फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ फैक्ट आप लोगों के लिए नए होंगे तो भाई सारे फैक्ट को याद रखना है और लिखना है। पंडित जसराज का जो संबंध है वो भाई कहाँ से है? पीली मंदोरी गांव से है। ठीक है भाई, कौन से गांव से है? पीली मंदोरी गांव से है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये आता है भाई, इन्हें स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भाई इनको? स्वर सम्राट के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट अपना निकलता है कि हमने अभी पढ़ा कि पंचकुला में ऑक्सी वन जो है ये स्थापित होगा, तो इसकी जो घोषणा की गई है वो घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भाई घोषणा की गई है सीएम के द्वारा की गई। हरियाणा के जो सीएम है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। दूसरा पॉइंट, इनके द्वारा जो घोषणा की गई वो कहाँ से की गई, तो भाई चंडीगढ़ से की गई। और चंडीगढ़ में भी कहाँ से, तो भाई सेक्टर 17 जो है जिसको सतारा के नाम से जानते हैं, सेक्टर 17, इसमें कल्चरल फाउंडेशन समारोह जो है ये आयोजित हुआ था। इस समारोह के अंदर यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है ये यहाँ पे पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ पे भी इसकी घोषणा की थी, इसकी भाई ऑक्सी वन की, जो कहाँ पर स्थापित होगा? पंचकुला में स्थापित होगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, देखिए इस ऑक्सी वन के अलावा, ठीक है भाई, किसके बात कर रहे हैं? ऑक्सी वन के अलावा इनका जो गांव है पीली मंदोरी, इनके गांव के दो मुख्य द्वार हैं। कितने मुख्य द्वार बताए भाई? दो। उन दोनों मुख्य द्वारों पर पंडित जसराज जो है उनका नाम लिखा जाएगा। ऐसे लिखते हैं ना भाई कि पंडित जसराज, ठीक है, द्वार, या फिर पंडित जसराज गेट, इस तरीके से यहाँ पे जो है वो लिखा जाएगा। मतलब हमें सीधी सीधी भाषा में पढ़ना है कि जो इनका गांव है, इनके गांव की जो दोनों दीवारें, दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार, उन दोनों मुख्य द्वारों पर भी इनका नाम जो है वो लिखा जाएगा। इसके साथ साथ इनके गांव में एक पुस्तकालय भवन और एक नर्सरी पार्क जो है वो भी बनाया जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना है। इनके नाम से ही एक नर्सरी पार्क बनेगा इनके गांव में, और दूसरा एक पुस्तकालय भवन भी इनके नाम से इनके गांव में बनेगा। दूसरा पॉइंट, अपने हरियाणा में भाई काफ़ी बार क्या है, जो फेमस हस्तियां हैं उनकी पत्नी वगैरह या फिर उनसे रिलेटेड कुछ पर्सन्स हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट या फिर उनके नाम पूछ लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अपने पास दो फैक्ट निकल के आते हैं। ये जो समारोह हम बात कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ सेक्टर 17 में कल्चरल फाउंडेशन समारोह हुआ था, इसके अंदर भाई मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पे पंडित जसराज की जो पत्नी है जिसका नाम है पंडित मधुरा जसराज, ठीक है भाई, पंडित मधुरा जसराज जो है, और उनकी बेटी दुर्गा जसराज जो है ये यहाँ पे शामिल रही है।
ठीक है भाई, याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, वो क्या है भाई, सुनना। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है, तो आप लोग बताएंगे भाई पीले मंदोरी गांव से है। दूसरा पॉइंट, स्वर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई पंडित जसराज को जाना जाता है। ऑक्सी-1 जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो पंचकुला में बनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। तो भाई दूसरा पॉइंट, इसकी जो घोषणा की गई वो कहाँ से की गई, तो चंडीगढ़ सेक्टर 17 से की गई है। दूसरा पॉइंट, पंडित जसराज जो है, इनकी पत्नी का जो नाम है वो क्या है भाई, मधुरा पंडित जसराज। इनकी बेटी का जो नाम है वो क्या है भाई, दुर्गा जसराज। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं भाई। बहुत मेहनत से सेलेक्ट कर करके हमने यहाँ पे जो कंटेंट है इसको इकट्ठा किया है और आप लोगों तक शेयर किया है, तो फिर इसको बेकार मत करना। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है, तो फिर आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाए हैं, अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो भाई इसको, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया गया, तो भैया हरियाणा में बात कर रहे हैं, तो सुनना। किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है भाई, क्या नाम आया, एग्जाम वॉरियर्स, ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स। तो क्वेश्चन होगा कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किनकी है, तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसका जो विमोचन किया गया हरियाणा के अंदर, ठीक है भाई, बात कहाँ की हो रही है, हरियाणा की। तो हरियाणा में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा। और हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन है भाई, अपने बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है भाई, कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें बंडारू दत्तात्रेय को लेकर, ठीक है, तो सुनना भाई। यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जो है ये कौन से क्रम के अपने राज्यपाल हैं, पहले राज्यपाल कौन थे, इससे पहले जो बंडारू दत्तात्रेय हैं इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, ठीक है, और इनका जो क्रम है वो कौन सा है। इस तरीके से करके अपने पास बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सुनना भाई, देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, नोट जरूर करना। बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं भाई, 18वें क्रम के राज्यपाल हैं। कौन सा क्रम बताया भाई, 18वां। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं 18वें राज्यपाल ये हैं, तो 17वें राज्यपाल कौन थे, तो भाई 17वें राज्यपाल का नाम हमने बताया सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, क्या नाम बताया भाई, सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये 17वें राज्यपाल थे। सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान ही किन के द्वारा लिया गया है भाई, बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिया गया है। बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय जो हमारे राज्यपाल हैं, इनका जो जन्म 1947 में हुआ, और कहाँ पे हुआ था भाई, तो हैदराबाद के अंदर इनका जन्म जो है वो हुआ है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये हरियाणा के राज्यपाल कब से हैं, तो भाई हरियाणा में ये 2021 में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है भाई, ये हरियाणा के राज्यपाल कब बने हैं, तो 2021 में बने हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक फैक्ट निकल के आता है, वो क्या है कि ये जो है हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे। ठीक है, तो भैया हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, और 2021 में इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है, और वर्तमान में भी ये हरियाणा के क्या है भाई, राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, हम राज्यपाल को लेके या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेके या फिर हरियाणा के डिप्टी सीएम वगैरह जो हैं, या फिर हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में जितने भी अपने फैक्ट बनेंगे, सारे के सारे फैक्ट अपनी क्लासेस के अंदर हम करने वाले हैं। तो भाई अपनी क्लासों से जुड़े हुए रहना। ठीक है, इनसे मुंह मत मोड़ लेना भाई क्लासों से। ठीक है, क्लासों से जुड़े रहना, और अपना जो सिलेक्शन जो है उसके अंदर एक कदम जो है वो बढ़ाना। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है भाई अपना हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग। ठीक है भाई, क्या बताया? हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग। ठीक है, हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग का जो पहला चेयरमैन है वो बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है, ये अपना क्वेश्चन है। और आप लोगों के सामने ऑप्शन है संदीप शर्मा, दूसरा है भाई ऑप्शन प्रशांत कुमार, तीसरा जो है ये है करण कुमार, और चौथा जो है ये है राजन गुप्ता। ये चार ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं नहीं दे रहा भाई आपको, आप लोग स्वयं देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और स्वयं का मतलब आप लोग कैसे देंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, याद रखना है भाई। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी जो स्टार्ट करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, उस क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, अगर किसी का क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जरूर देना है भाई। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।